वीएनएस नए बदलाव इसमें कुछ ऐसी चीजें ऐड करेंगे जिससे सुरक्षा व्यवस्था में और धार आए। तो अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे उन्होंने पीनल शब्द का इस्तेमाल किया था, पीनल, कि हम हिंदुस्तान के लोगों को सजा देंगे, परंतु मेरे देश ने कहा कि नहीं, अब हम न्याय देंगे लोगों को। पुलिस की जो सर्विस रही है बड़ी लंबी रही है, तो उसमें आप बताइएगा कि कितना बदलाव आपके समय था या अब जो बदलाव हुआ है उसमें फर्क कितना है। आपने निर्भया केस का सुना होगा, जिसको सजा देने में 7 साल से ऊपर लग गए। अभी कलकत्ता के अंदर एक आरजी कार हॉस्पिटल के अंदर केस हुआ, लड़की के साथ रेप का मर्डर हुआ, केवल 4 महीने के अंदर उसको आजीवन कारावास कर दी गई। ये बदलाव है। जो चर्चित केस है निर्भया का आपने जिक्र करा, कोलकाता का आपने जिक्र करा, ये वो केस है जो मीडिया के कैमरों में आ गए, लेकिन जब मैं एनसीबीआर का जो डाटा देखता हूँ तो मैं बड़ा फर्क समझता हूँ। देखिए, आने वाला समय बिल्कुल चेंज होने वाला है। ये पुलिस भी चेंज होनी है, ये अदालतें चेंज होनी है, आपका मार्केट का कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। एक डेट पे अगर कोई विवेचक अगर अदालत में जज के सामने पेश नहीं होता है तो उनके ऊपर अवमानना का नोटिस जारी भी हो जाता है। या पुलिस के क्रॉस एग्जामिनेशन, आज तक हिंदुस्तान के अंदर ना किसी को सजा हुई है, ना कोई बरी हुआ है। कोई रेप विक्टिम अगर कोई है, कार के साथ मर्डर हो गया है, वो कोर्ट में आते हुए डरेगा, वो अपने गांव में बैठ के मजबूती से गवाही दे सकता है। उसमें हरियाणा के चीफ मिनिस्टर चौटाला 10 साल की सजा हो गए, लालू यादव जो है चारा घोटाले के अंदर सजा हो गए, बड़े से बड़े लोगों को सजा भी हो रही है। श्रीदेवी का केस आपने सॉल्व करा था, कोई टब में डूबकर नहीं मरी थी, उसको मारा गया था, उसके पीछे बहुत सारा पैसा उसके पीछे इन्वॉल्व था। बदलती व्यवस्थाओं में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरे भारत में एक विषय बनी हुई है। विषय कुछ ऐसा है जिसमें कई राज्य ऐसे हैं जहां पे सुरक्षा व्यवस्था तो बहुत ठीक ठाक लगती है, लेकिन कई राज्यों में ऐसे आज स्थिति बनी हुई है कि सुरक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। पॉडकास्ट की इस कड़ी में हम लोग इस बार लॉ एंड ऑर्डर के विषय पे बात करेंगे और जिसमें हमारे इस बार के अतिथि होंगे दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी वेद भूषण जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार रमेश जी। पहला सवाल आपसे यही रहेगा, जैसे वीएनएस नए बदलाव को लेके एक सोच ये रही थी कि नहीं, हमारी पुरानी जो न्याय व्यवस्था उसको बदल के हम लोग इसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे जिससे सुरक्षा व्यवस्था में और धार आए। क्या आपको लगता है कुछ बदलाव हुआ है इसमें? देखिए, बदलाव प्रकृति का नियम है रमेश जी। ब्रिटिश कानून जो कि 1860 में बने थे, ये बहुत लंबे समय से 70 साल से रिक्वेस्ट थी, गुजारिश थी कि कानूनों में बदलाव कराया जाए, आज के परिप्रेक्ष्य में वो कानून हो। और सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाते हुए जो मेजर कानून हैं जिन पर पूरा हिंदुस्तान चलता है, पहले जिनको आईपीसी बोलते थे, अब भारतीय न्याय संहिता है। दूसरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते थे, आज वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। और तीसरा कानून बना जो एविडेंस के ऊपर था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम था। तो अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे उन्होंने पीनल शब्द का इस्तेमाल किया था, पीनल, कि हम हिंदुस्तान के लोगों को सजा देंगे। उनका पर्पस था अपने जो राष्ट्र है, अपना देश है, उसको अपनी हिसाब से चलाना है, परंतु मेरे देश ने कहा कि नहीं, अब हम न्याय देंगे लोगों को, दंडात्मक जो नीति थी उसको खत्म करा जाएगा। तो उसी परिप्रेक्ष्य के अंदर 3 मेजर कानून बनाए गए। नई पार्लियामेंट आपने देखी हिंदुस्तान के अंदर। अब आप हिंदुस्तान का नित नया रूप देखेंगे बदलता हुआ। बहुत सारी चीजें इस कानून के अंदर ऐसी प्रोविजन किए गए जो आने वाले समय में क्रांति के रूप में न्याय व्यवस्था के अंदर आएंगे। जो चरमराई हुई न्यायिक व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, उस पर सवाल जरूर पैदा हो रहे हैं, परंतु आने वाला समय आप देखिएगा कि हिंदुस्तान में केवल न्याय व्यवस्था नहीं, आपके मीडिया के अंदर। नहीं, मैं उसी सवाल पे आना चाह रहा था। जैसे आपने कहा कि सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें आपकी पीएचडी है, आपने 3 पुस्तकें भी लिखी हुई हैं, बदलते कानून, और उसमें आपने अब तक क्या पाया? क्योंकि आपके अगर मैं कैरियर पे जब झांकता हूँ, आपकी पुलिस की जो सर्विस रही है बड़ी लंबी रही है, तो उसमें आपने और अब के जो चीज़ों में जब आप समानता को देखते हो, कंपेयर करते हो, तो उसमें आप बताइएगा कि कितना बदलाव आपके समय था या अब जो बदलाव हुआ है उसमें फ़र्क कितना आया है?
देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहता हूं। आपने निर्भया केस का सुना होगा, जिसको सजा देने में 7 साल से ऊपर लग गई उनको फांसी के फंदे जी, पर पहुंचाने के बिल्कुल। लिए। अभी कैलकाटा के अंदर एक आरजी कार हॉस्पिटल के अंदर केस हुआ, लड़की के साथ रेप का मर्डर हुआ। केवल 4 महीने के अंदर उसको आजीवन कारावास कर दी गई। ये बदलाव है, इसी को बदलाव बोलते हैं। क्यों बदलाव आ पाया? क्योंकि जो कानून का जो नया कानून आए हैं उनके तहत उसकी सुनवाई हुई। अब वो पुराना जो सिस्टम था, फिल्मी डायलॉग, तारीख पे तारीख, वो समय चला गया। सर, ये एक आपने जो चर्चित केस है, निर्भया का आपने जिक्र करा, कोलकाता का आपने जिक्र करा, ये वो केस है जो मीडिया के कैमरों में आ गए, आपके हमारी जुबान पे आ गए, एक आम लोगों के जुबान पे आ गए, प्रचलित हो गए, कहने का मतलब है। लेकिन जब मैं एनसीबीआर का जब डाटा देखता हूँ तो मैं बड़ा फर्क समझता हूँ कि उन केसों पे जो रिपोर्ट नहीं हुए, जो मीडिया में नहीं है, उनकी कोई चर्चा नहीं है। इस समानता को आप कैसे बांटोगे? देखिए, आने वाला समय बिल्कुल चेंज होने वाला है। ये पुलिस भी चेंज होनी है, ये अदालतें चेंज होनी है, आपका मार्केट का कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। जीवन आप 15-20 साल बाद यदि हम और आप इस दुनिया को देख पाए तो ये दुनिया आज जैसी नहीं होगी। हमारे पॉडकास्ट में ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर भी हो सकती है। वेदभूषण जी कह रहे हैं पुलिस का रवैया भी बदलने वाला, इवन पुलिस भी बदलने वाली है। अब विस्तार से मैं जानूंगा सर किस तरीके से ये बदलाव। देखिए, मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल अभी हाल का देता हूं, किस तरह से बदलाव हुआ जी। कानून में प्रोविजन किया गया कि तमाम जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं, गवाह हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर अपने जहां भी पोस्टिंग है वहां से अपनी गवाही दे सकेंगे। उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट के अंदर और लगभग 5 स्टेट के अंदर ये व्यवस्था बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। उत्तर प्रदेश में खास तौर से दूर बैठे पुलिस अधिकारी अपनी गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दे रहे हैं। तो इसको एक क्रांति के रूप में आप देखिए। हालांकि दिल्ली में इसका विरोध हुआ, परंतु अब आप दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। अभी फ्राइडे को 30 हजारी कोर्ट में एक जो व्यक्ति था, उसकी जिस तरह से वकीलों ने झुंड बनाकर उसको मारा पीटा, बल्कि मैं कहूंगा मॉब लंचिंग की, वो इसलिए हमारे आप तक पहुंच पाई क्योंकि वीडियो उसकी बन चुकी थी। किसी आदमी ने उसकी वीडियो बनाई तो पता लगा कि इन अदालतों में क्या होता है, जो कहते हैं कि हम न्याय करने के लिए हम अधिकारी हैं, हम न्याय देना चाहते हैं। अदालतों के अंदर, राजधानी दिल्ली के अंदर इस तरह से पिटाई हो रही है एक आदमी की, महिलाओं की पिटाई हो रही है, और हम सब खड़े हुए समाज देख रहा है। तो ये वक्त बदलेगा, ये वक्त का बदलाव ही है कि वीडियो कॉन, अभी आपने BMW केस देखा होगा दिल्ली के अंदर, तमाम चीजें पब्लिक के अंदर आगे, किस तरह से वो एक्सीडेंट हुआ, किस तरह से क्या स्थिति थी, गाड़ी की क्या स्थिति, तमाम चीजें बदल रही हैं। तभी मैं बोल रहा हूं कि हम रहे ना रहे, आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद ये दुनिया बदल चुकी होगी। यदि हम बाय द वे हमें जमीन पे आने का मौका मिलेगा तो हमें लगेगा कि ना वो मार्केट है, ना वो दुकानें हैं, ना वो अस्पताल है, सब कुछ चेंज हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें बहुत बड़ा चेंज आएगा। आज नहीं तो कल ये सारे ऑनलाइन होंगे आपके चुनाव, चाहे रिमोट में गांव में बैठ के आप वोटिंग करें, वो तमाम व्यवस्थाएं होंगी। ठीक है, टाइम लगेगा, समय लगेगा, गरीब मुल्क है, उससे निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं, पर अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैंने कोर्ट कचहरी को भी कवर करा है। होता क्या है, अगर एक डेट पे अगर कोई विवेचक अगर अदालत में जज के सामने पेश नहीं होता है तो उनके ऊपर अवमानना का नोटिस जारी भी हो जाता है। क्योंकि जज चाहते हैं कि मेरे सामने अगर कोई भी अगर पुलिसकर्मी आ रहा है तो फिजिकली मुझे बताए, आई कांटेक्ट करके मुझे बताए। तो इसका मतलब फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी पुलिसकर्मियों की। बिल्कुल, पुलिसकर्मियों की बल्ले बल्ले होनी भी चाहिए, जो उनका टाइम आने नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। नहीं, एक पुलिसकर्मी कैसे मतलब अपने कुछ चीजों को बता पाएगा? फिर तो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर आप देखिए कि हरीश साल्वे लंदन से कई साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं तो हरीश साल्वे का नाम लिया लंदन से, मैं ऐसे बहुत सारे अटॉर्नीज, एडवोकेट्स के नाम बताऊंगा जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तभी तो बोल रहा हूं कि वक्त बदल रहा है, सब कुछ बदलने वाला है। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, धैर्य कीजिए। अब हमारे कानून में भी व्यवस्था कर दी गई है, जो वकील हंगामा कर रहे हैं ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और जहां तक पुलिस की अपीयरेंस की बात है तो पुलिस की, मैं एक आपको कानूनी मुद्दा बताता हूं कि पुलिस के बयान पर या पुलिस के क्रॉस एग्जामिनेशन, आज तक हिंदुस्तान के अंदर ना किसी को सजा हुई है, ना कोई बरी हुआ है। क्योंकि जो प्रोविजन है वो यही कहते हैं कि पुलिस के जो बयान है, जब तक वो कोर्ट में गवाह उनको आकर नहीं बताएगा, उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगी, तब तक सजा नहीं हो सकता। तो इसलिए तो पुलिस का तो कहना ही ये कि पुलिस को वहां आना जरूरी है, जब उसके बयान पर ना सजा हो सकती, ना बरी हो सकता। जब
जब कानून में प्रोविजन ही ये है, तो ऐसे हालात के अंदर यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यदि वो अपनी गवाही देता है तो उस पर न्याय व्यवस्था पर कोई नहीं होगा, बल्कि ये फायदेमंद होगा। आप देखिए, लखनऊ से एक आदमी गाजियाबाद में यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर यदि उसको सुविधा मिल रही है तो अच्छी बात है, और वहां कामयाब है उत्तर प्रदेश के अंदर, पिछले 1 साल से चल रहा है। तो यदि वो आदमी लखनऊ से गवाही देने के लिए गाजियाबाद आया, गाजियाबाद में पता लगा कि वहां हड़ताल थी वकीलों की, या जज साहब नहीं आए, प्रोसिक्यूटर नहीं आए, तो कितना टाइम, पैसा और पुलिस का काम करने का तरीका बदलेगा। वो अपने काम पर ज्यादा फोकस कर सकेगा, ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकेगा। आज नहीं तो कल ये चीज होनी है, चाहे कितना भी वकील इसको सिर पीट ले, माथा पीट ले, क्योंकि कानून में प्रोविजन है। तो ये कानून तो लागू होगा। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आज से कानून लागू है कि पूरे इंडिया के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर गवाही होंगी, इसका फायदा पीड़िता को मिलना है। एक लड़की जिसके साथ रेप हो जाता है, वो बार बार उसके साथ अदालतों के अंदर रेप होता है, बार बार उससे सवाल पैदा किए जाते हैं। ये तो वैलिड पॉइंट है आपका, क्योंकि अगर कोई रेप विक्टिम अगर कोई है तो उसको तो बार बार जज के सामने पेश नहीं होना रेप चाहिए। में तो मैंने एग्जांपल दिया है, किसी के परिवार के साथ मर्डर हो गया है, वो कोर्ट में आते हुए डरेगा, वो अपने गांव में बैठ के मजबूती से गवाही दे सकता है। उसमें निजता का भी सवाल है कि अगर एक बार एफआईआर हो रही है कोई विक्टिम, तो मुझे लग रहा इस हीनियस केस वाला कोई बार बार नहीं आना चाहिए। मुझे लग रहा इस पे आप भी एग्री करोगे। हाँ, तो उसको फैसिलिटी है कि अपना फेस कवर करके अपनी आइडेंटिटी बताकर वो अपनी अपीयर हो सकती है कोर्ट में। तो ये बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं, आजकल डिजिटल का टाइम है, एआई का टाइम है। दूसरा सर, एक बड़ा आम सवाल लोगों के अंदर कौंधने लगा है, वो ये है कि रक्षक ही भक्षक बनते जा रहे हैं। भक्षक कैसे बनते हैं? जो आपने जिस वीडियो का जिक्र करा 30,000 कोर्ट का, अदालतें वकीलों के कब्जे में है। आप इस बात से एग्री करते हैं? मैं 100% बल्कि 200% एग्री करता हूं। हालात जितना आप समझ रहे हैं उससे बदतर हो चुके हैं। जज साहब की हिम्मत नहीं है वकीलों के खिलाफ कोई बात कह सकें। सुप्रीम कोर्ट तक ये पोजीशन हो सकती है। आपको मैं प्रशांत भूषण का एग्जांपल देता हूं, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े एडवोकेट हैं। उनको पेनल्टी दी गई। पेनल्टी कितने रुपए की हुई? 1 रुपए की पेनल्टी हुई। तो वो भी खुद नहीं दिया उन्होंने, जेब से निकाल के दूसरे ने दिया। तो ऐसे में जब अदालतों पर सवाल पैदा होना है, अब यह वर्मा जी का कांड नहीं पता आपको? कितने सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का मामला, इतना संगीन मामला है, तो अदालतों पर सवाल उठ रहे हैं। और इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पब्लिक डोमेन में सारी चीजें आ रही हैं। नेता से लेके सारे के सारे इन्वॉल्व हैं। लेकिन वही वाली बात है, उनके ऊपर कार्रवाई के लिए सारे के सारे हाथ खड़े हुए हैं। नहीं, देखिए, वक्त बदल रहा है, ये चीजें अच्छी हैं, एक्सपोज हो रहे हैं। वर्मा जैसे जस्टिस एक्सपोज हो रहे हैं, प्रशांत भूषण, और तमाम चीजें समाज के अंदर आ रही हैं। पब्लिक को पता लग रहा है कि क्या चल रहा है। कैसे एक्सपोज हो जाएंगे? अगर वो एक्सपोज हो गए तो उसके दामन में जितने लोग हैं ना, जिनके उनके आगे पीछे हैं, वो नंगा सबको भी करेंगे। और जो नंगे जो होंगे, उनको सबको पता है कि हम भी अगर नंगे होंगे तो इसका मतलब भाई इनको बचा लो। ये भी तो हो रहा है। हाँ, तो फिर ये न्याय व्यवस्था का बदलाव भी है इसमें। आप देखिए कि वर्मा जैसे लोग आए, आप देखिए कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर चौटाला 10 साल की सजा हो गए। लालू यादव जो है चारा घोटाले के अंदर सजा हो गए। बड़े से बड़े लोगों को सजा भी हो रही है। 500 रुपए चोरी करने वाला, आपने अपने इतने लंबे पुलिस पूरे कैरियर में 500 अगर किसी ने चोरी करी तो आपने भी उनका सफेद कॉलर पकड़ के थाने में बंद करके जेल में जाओगा। आप किसी भी इस पे जेल में चली जाएगी। मंडोली जेल में चले जाओ, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, तिहाड़ जेल में चले जाओ। मैंने अभी तिहाड़ जेल का एक विजिट करा था, तो फिर वहाँ पे जेलर साहब से भी मैंने पूछा था, सर मुझे जो जुवेनाइल या कई सारे ऐसे जो विचाराधीन जो कैदी, उनसे मिलवाइएगा। तो कुछ ऐसे हैं उनकी पैरवी के लिए वकील नहीं मिल पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, उनसे पैरवी नहीं हो पा रही है। ये दुर्भाग्य है। और मैं आपकी चोरी का इल्जाम 1000 रुपए, 500 रुपए, छोटी मोटी। आप बताइएगा, मैं जो समानता की आपकी बात कर रहा हूं, कितना समानता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से रमेश जी बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि ये दुर्भाग्य है कि एक गरीब आदमी आज भी कॉर्नर में खड़ा हुआ है, जबकि उसको सामने अपनी बात रखने का पूरा हक है। समर्थ को ना दोष गुसाएं। जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए बड़े बड़े एडवोकेट्स, बड़े बड़े बैटरी ऑफ लॉयर्स खड़े हो जाते हैं। अभी एक शर्जील इमाम का मामला आया है, उसमें बहुत बड़े एडवोकेट कपिल सिब्बल जैसे लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं, जो देश के प्रति गद्दारी कर रहा है, जिसको तमाम ट्रायल में फिक्स हो चुका है कि ये गद्दार है, इसने देश के प्रति देशद्रोह करा है। उसके बचाव के लिए इतने बड़े बड़े वकील खड़े होते हैं। मैं किसी एक एडवोकेट का नाम नहीं ले रहा। जो पैसे वाले समर्थवान या पॉलिटिक्स में समर्थवान है, उनके लिए बहुत बड़ा तबका आज भी खड़ा हुआ है, परंतु धीरे धीरे कम से कम वो एक्सपोज तो हो रहे हैं। समाज को पता तो लग रहा है कि ये चीजें बदलाव में होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल बदलाव हो रहा है, इसमें नहीं हो पा रहा है ना। सर, एक और इंपॉर्टेंट आपसे सवाल मैं करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज सारे राज्यों में
ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज़्यादा ठीक है। मैं दिल्ली का ही उदाहरण आपके पास ले रहा हूँ। इस समय रेखा सरकार है, जब आ रही थी उनकी सरकार तो ये कह रही थी कि आम आदमी पार्टी के समय बहुत ज़्यादा केसेस हुए, हीनियस क्राइम बहुत ज़्यादा हुआ। अब वो कहते हैं कि हम जब आ गए अब केसेस में कुछ कमी आई है, लेकिन जब एनसीआरबी का जब मैं आंकड़ा उठा के देखता हूँ, धरातल पे मुझे कुछ और दिखता है, कागजों में कुछ और दिखता है। नहीं, इस बात से आप भी एग्री करोगे। आप 2022 का, 2021 का, फिर 2024 के 3 आंकड़े अगर आप देख लो तो उसमें बलात्कार के केसेस ज़्यादा आपको मिलेंगे, डकैती के केसेस ज़्यादा मिलेंगे और कब्जेदारी के केसेस ज़्यादा मिलेंगे। और इन तीनों धड़ों में एक चीज़ और है जो बड़ा अनएक्सपेक्टेड है, जो आप कहोगे इनमें तीनों कौन है? सफेद पोश, पुलिसकर्मी, वकील, मतलब जो धनाढ़ लोग हैं वो हैं। देखिए रमेश जी, मैं इस बारे में आपको करेक्ट करना चाहूँगा। यदि कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड 2025 का और 24 का डाटा यदि हम कंपेयर करें केवल 6 महीने का, तो उसमें रेप के अंदर, मोलेस्टेशन के अंदर, चैन स्नैचिंग के अंदर 20 से 30% का डाउनवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है। तो आप इसको पॉजिटिव मान के चलें, क्योंकि सरकार केंद्र सरकार में भी देखो 1-2 राज्य के जो हैं आंकड़े, आप सिक्किम में चले जाओ, 7 सिस्टर राज्यों में चले जाओ, आपको बिल्कुल जीरो मिलेगा। नहीं, मैं दिल्ली की बात कर रहा था, दिल्ली की बात कर रहा, दिल्ली को मैंने आपको करेक्ट किया कि दिल्ली में डाउनवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है क्राइम का। और बाकी स्टेट्स हैं, वहाँ डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं, किस तरह की वहाँ पुलिसिंग है, किस तरह का वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम है, किस तरह के लोगों को वहां पर शरण दी जाती है पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, तो वो एक चर्चा का विषय है। उसके बारे में हम कभी अलग से बैठकर फिर दोबारा डिबेट करेंगे कि किस स्टेट में क्या स्थिति है। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, झारखंड में देखा होगा कि वहां के सीएम तो खुद भाग के बड़ी मुश्किल से जान बचाए थे। तो ऐसे हालात में जहां पर सीएम या इतने बड़े पदों पर बैठे खुद इस तरह के भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हों और इस तरह के आपराधिक कृत्यों में लिप्त हों, तो क्या उम्मीद करी जाए कि उस स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो सकता है? तो ये बदलाव का एक समय है। तभी मैं कहता हूं कि शायद हम रहें ना रहें, 50 साल बाद ये दुनिया बदल जाएगी। एक छोटा आदमी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर या अपनी बात को ऑनलाइन करेगा, एफआईआर भी होंगी ऑनलाइन, गवाहियां भी ऑनलाइन होगी। ये जो वकीलों का जो प्रोफेशन धंधा है लगभग बंद होने वाला है। तो इसलिए तो हाय तो मच रही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ना हो, क्योंकि इससे ज्यादा क्लियरिटी आएगी, क्योंकि हर चीज रिकॉर्डिंग में होगी। यदि कोई गवाह झूठ बोलता है, सच बोलता है, चाहे वो पुलिस वाला है चाहे वो पॉलिटिशियन है, वो एक परमानेंट रिकॉर्ड रहेगा, जिससे कि उसको बचना मुश्किल हो जाएगा। प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक अगर 30 दिन के अंदर वो जेल में रहता है तो उसकी गद्दी स्वतः चली जाएगी। ये अध्यादेश अभी गुजरे मानसून सत्र में पारित किया गया है। मुझे तो अच्छा लग रहा है, कम से कम इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। अगर कोई क्राइम कर रहा है तो रमेश ठाकुर के लिए वैसा होना चाहिए और पूर्व एसीपी वेद भूषण जी के लिए वैसे ही होना चाहिए। आर यू एग्री? बिल्कुल, ये कायदे में तो जब देश आजाद हुआ था उसी टाइम पर होना चाहिए थे। तो इसलिए जो ये चौटाला और इस तरह के लोग जो है आज दोबारा राजनीति की तरफ नाते, उनके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। ये बदलाव आया है और पॉजिटिव बदलाव आया है कि जो भी 30 दिन तक जेल के अंदर रहेगा उसको उससे पद से छोड़ना ही पड़ेगा। ये बहुत वेलकम करने वाला सरकार का स्टेप है, बोल्ड स्टेप है। हालांकि क्रिटिसाइज किया गया, तमाम बहुत सारे माध्यम से इसको क्रिटिसाइज किया गया, गलत है। परंतु कौन है क्रिटिसाइज करने वाले? जिनकी चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, नहीं, वो क्रिटिसाइज करते हैं। खुल के बताइए, क्रिटिसाइज करने वाले कौन है? भाई जो लोग अपोजिशन में बैठे हैं, जिनके खिलाफ मुकदमे हैं, उनका कैरियर बिल्कुल चौपट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ADR की रिपोर्ट ये कहती है 350 मंत्री विभिन्न राज्यों में, चाहे पंजाब हो और कहीं के भी हो, वो बहुत ही गंभीर केसों में फंसे पड़े हैं। तो सारे सफेद पोस्ट। ऐसे लोगों को राजनीति से दूर किया जाना चाहिए। मेरे जैसे लोग नहीं है उसमें। ADR की रिपोर्ट जो कह रही है, मैं और आपके इलेक्शन खड़े हो जाएंगे, जमानत जब्त हो जाएगी मेरी, आपकी नोटा में भी नहीं आता, हमारा आपका तो वजूद ही कुछ नहीं है। कह रहा हूं, आपके हमारे समर्थन, बेशक हमें कहें कि बढ़िया पत्रकार है, बढ़िया पुलिस वाला है, तो हमें कोई वोट देने वाला 10 लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन इनके 100 जरूर मिल जाएंगे। तो ये एक समाज, जबकि 100 मिल जाएंगे और केसेस की जब बात करोगे, उनकी पूरी हिस्ट्री खोलोगे तो पता चला 4 दर्जन है, 5 दर्जन है और इतने सारे केसेस हैं, उसके बावजूद भी वो सब। ये समाज का एक दर्पण है, एक आईना दिखाता है कि हमारा समाज किस तरह काम करता है, किस तरह रहता है। परंतु पुरानी कहावत है कि जब आवा का आवा ही खराब हो तो आप सुधार कैसे कर सकते हैं। परंतु उम्मीद रखनी चाहिए कि कहीं ना कहीं सुधार की किरण जरूर दिखाई देगी। इसी क्रम में जितने भी चेंज आ रहे हैं, चाहे आपने नए कानूनों की बात की हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात की हो, विदेशों से टेक्नोलॉजी लाने की बात की हो, AI का टाइम है, AI के बारे में अभी आपको
5% एआई आया, दुनिया बदल गई है। अभी आप बोल रहे हैं और आप मेरी आपकी आवाज के अंदर तीसरा आदमी डिबेट कर रहा होगा, अपनी आवाज के अंदर डिबेट कर रहा बदलाव होगा। होगा कैसे? जब 95 अगर अध्यादेश जब आता है तो एक पार्टी ले आती है जो सत्ता में है, और उसके साथ में जो 70 जो उनके पास विपक्ष के लोग हैं वो कहते हैं जी गलत है। गलत इसलिए कहते हैं कि मेरा भी कॉलर गंदा है, मैं भी फंसा पड़ा हूं। भाई अगर तुम सत्ता में हो तो कल को तुम चले जाओगे तो तुम्हारे भी लोग कई सारे हैं। तो ये आपस में तो ये बंदरबाट, ये खिचड़ी पकड़ रही है। नहीं, ये अच्छा ट्रेंड है। यदि ये जो रूलिंग पार्टी है यदि विपक्ष में चली जाती है, यदि इनको एक्सपोज करते, ये भी इसको मैं तो पॉजिटिव मानता हूं, कम से कम वो एक्सपोज होने तो शुरू हुए। चाहे वो सत्ता पक्ष कर रहा है, विपक्ष आके कल को करेगा, ये हमारे आप जैसे कॉमन आदमी के लिए अच्छा है, एक आम आदमी के लिए अच्छा है। कम से कम इनकी गर्दन के ऊपर भी नकेल कसी जाए कि ये इस तरह की चीजों में लिप्त ना हो, जो बड़े पदों पर बैठे हैं, राजनीतिक लोग हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं। अब मैं आपसे एक दो राजनीतिक सवाल करूंगा, हालांकि वो आपसे सूट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एक आम नागरिक होने के नाते आपसे जानना चाहूंगा, केजरीवाल, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और उनके पार्टी के तमाम जो उस समय संवैधानिक पदों पे रहे, सब जेल चले गए, किसी ने भी अपना इस्तीफा नहीं दिया। देना चाहिए था। ये दुर्भाग्य, इसलिए तो कानून लाया गया है। बल्कि सरकार ने तो केजरीवाल का एग्जाम्पल देके कहा कि इस तरह के लोग जो सीएम बने हुए हैं, जेल के अंदर बंद हैं और वहां से सरकार चला रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। सत्येंद्र जैन है, साल भर तक रहे, इस्तीफा नहीं दिया, वहां और जेल के मंत्री हैं, और जेल के अंदर मसाज करा रहे हैं। बड़े नेताओं के खिलाफ बोल रहे हो आप? हाँ, तो बड़े नेताओं के लिए मैं तैयार हूं, हर तरह से कोर्ट कचहरी में चलने के लिए तैयार हूं। मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट डाले, मेरे को कोर्ट में ले जाए, मैं तो एक आम आदमी हूं, मेरा क्या बिगड़ेगा। पर बिगड़ा उन्हीं सामने वालों का ही बिगाड़ सकता हूं, मेरा कुछ नहीं, मैं तो जाती हुई बाहर हूं, मेरा कुछ नहीं, मैं तो रिटायर्ड हूं, वैसे भी कोई कंडक्ट रूल तो लागू होता नहीं। पर सत्य कहने का अधिकार है, इस देश का नागरिक हूं, पैदाइशी हूं, मेरे बुजुर्ग इस जमीन से पैदा हुए हैं, मुझे कोई इन चीजों से डर नहीं लगता। इस तरह के नेताओं से, उनकी गीदड़ भभकियों से डरने वाला टाइम अब मेरा एटलीस्ट समाप्त हो चुका है। नेताओं का भविष्य नहीं पता, नेता अपना भविष्य खुद तय करेंगे, मुझे अपना भविष्य पता है कि मुझे क्या कहना है, आपके चैनल पर आकर क्या बात रखनी है। दूसरा ये सवाल ये है, राजनीतिक जहां तक मैं बात कर रहा था, प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा टर्म चल रहा है, सुरक्षा आपका विषय रहा है, आपने किताबें भी लिखी हैं, और आप जहाँ तक मेरी जानकारी है अब प्राइवेट आप डिटेक्टिव कोई कंपनी भी आप चलाते हैं, शायद रन करते हैं जी। तो आपको मौजूदा जो ढांचा बना हुआ है सुरक्षा तंत्र का, हमें सीमित हो जाना चाहिए या नहीं, इससे ज़्यादा और रिफॉर्म करने की ज़रूरत है? और ज़्यादा रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सुरक्षा के पैरामीटर्स हैं अभी हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर नहीं पहुंचे हैं। अभी मैं टोक्यो की यात्रा पर गया था, अपना स्वाधीनता दिवस, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ की एम्बेसी में गया था। टोक्यो में मैं देख के हैरान हो गया, कोई रेड लाइट नहीं है, पूरा सिस्टम बिल्कुल डिजिटल है, कोई चोरी चकोरी, कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तभी मेरा कहना है कि अभी हम उस पैरामीटर पर नहीं उतरे हैं। उसकी वजह बहुत सारी हैं, चाहे हम ओवर पॉपुलेटेड हैं, जनसंख्या हमारी बहुत ज़्यादा है, या हम अभी उन चीज़ों तक नहीं पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट क्लैश होते हैं। यदि आज सारा मार्केट डिजिटल हो जाए, हर एक आदमी घर पर बैठ के शॉपिंग कर ले, तो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके दुकानें बंद हो जाएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में ये दुनिया बदल जाएगी, ऐसी दुनिया नहीं रहेगी मॉल बड़े बड़े कोई कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक आदमी घर बैठे शॉपिंग करेगा, घर बैठे चीज देखेगा। तो ये वक्त बदलने वाला है, और सबसे बड़ा बदलाव मैं आपको इशारा कर रहा हूं, आने वाले टाइम में ये आज नहीं तो कल ये चुनाव भी डिजिटल होंगे, तमाम घर पर बैठ कर अपनी वोट डालेंगे, अब इंडिपेंडेंट वोट डालेंगे, सब कुछ बदल जाएगा, दुनिया बदलने वाली है। श्रीदेवी का केस आपने सॉल्व करा था? श्रीदेवी का केस जब रिटायर हुआ तो उसके बाद में जिस तरह से उसकी रहस्यमय मौत हुई, उसके बारे में बड़ी सारी चर्चाएं थी। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर एक अपने जो मेरा स्किल है, डिटेक्टिव्स कह लें आप उसको, मैं गया था दुबई के अंदर, तो मेरे वहाँ की हालत देखकर बड़ी हैरानी हुई कि दुबई पुलिस जो इतना अपने आप को एडवांस बताती है, उनकी हालत बड़ी खराब थी। चाहे पॉलिटिकल रीजन नहीं हो, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन नहीं हो, परंतु ये मैंने बिल्कुल बियॉन्ड डाउट प्रूव कर दिया कि श्रीदेवी कोई टब में डूबकर नहीं मरी थी, उसको मारा गया था। उसके पीछे बहुत सारा पैसा उसके पीछे इन्वॉल्व था, राजनीति उसके पीछे इन्वॉल्व थी। इतनी बड़ी कलाकार, ये बहुत बड़ा बयान है सर आपका। हाँ, बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि क्योंकि इस केस को बंद करने के लिए, पर्दा डालने के लिए तमाम कोशिशें हुई, तमाम तरह की कोशिशें ने पर्दा डाल दिया। लेकिन ये लॉजिक कहीं तक नहीं बनता है कि जिस टब में हम लोग नहाते हैं उसमें किसी की मौत हो जाए, और मौत भी ऐसे नामचीन आदमी की। रमेश जी, आप गूगल करके देख लीजिए, एआई पर देख लीजिए, इस हिंदुस्तान में आज तक बाथ टब में डूबकर डेथ नहीं हुई है।
समुद्र के अंदर, नदी के अंदर, रजवाए के अंदर, दरिया के अंदर होगी होगी समुद्र के अंदर, परंतु बाथटब में डूब के नहीं। वो भी ऐसी आर्टिस्ट जो 4-4 घंटे जिम करती हो, और जहां शराब नीचे होटल के अंदर पानी की बह रही है, वो औरत अपने रूम में बैठ के शराब पिएगी। दुबई के अंदर शराब की दुकानें ऐसी नहीं जैसे नोएडा के अंदर, दिल्ली के अंदर खुली हुई हैं। कोई श्रीदेवी की मौत क्यों करेगा? देखिए, जब भी कोई मौत होती है उसका कारण होता है, उसके पीछे पे कोई ना कोई बेनिफिशियरी होता है। बेनिफिशियरी कौन था उसका? बोनी कपूर उसके बेनिफिशियरी थे। यदि उसकी मौत हो गई तो उसका जो पैसा मिलना था इंश्योरेंस का, जो जॉर्डन से हुआ था 260 करोड़ रुपए का, उसका बेनिफिशियरी का जो फायदा तो बोनी कपूर को मिलना था। तो बोनी कपूर ने करवा तो दी, इसलिए फायदे के लिए करवा दी। इसलिए उसका मरना वहां जरूरी था। यदि वो नोएडा, दिल्ली में या मुंबई में आकर मरती तो पैसा तो मिलता नहीं, क्योंकि कंपनी का ये था, डोमेन था कि केवल और केवल जब मिडिल ईस्ट कंट्रीज में मौत होगी तभी वो पैसा देंगे। अब हिंदुस्तान में कोई आप इंश्योरेंस कराते हैं, यदि लंदन, दुबई में कहीं जाकर डेथ हो जाए तो कंपनी हाथ खड़े कर देगी कि आपका डोमेन हमारा हिंदुस्तान की जुरिडिक्शन है। तो ये बहुत सारे सवाल थे जो पर्दे के अंदर दब गए। मैंने तो अपनी तरफ से कर दिया कि ये कम से कम सुसाइड नहीं था, ना कोई एक्सीडेंट था, ये मर्डर था। इस तरह की खूबसूरत अदाकारा इस तरह से नहीं मर सकती थी, उसको मारा गया है। उसके पीछे दाऊद का हाथ था, उसके पीछे गैंग का हाथ था। तमाम चीजें सरकार ने, तमाम चीजें ये हशप कर दी। तो ये मैं मान लूं कि श्रीदेवी की मौत में गड़बड़ झाला है। गड़बड़ तो साबित कर दिया। आप जाके देखिए यूट्यूब पर, मैंने तो साबित कराया कि उसकी हाइट, मेजरमेंट और तमाम, मैं होटल में, उसी होटल में रुका हूं जहां श्रीदेवी रुकी थी, उसके बराबर वाले कमरे में रुका हूं, सीक्रेट तौर पर रुका था। तमाम चीजें मैं एग्जामिन करके आया कि क्या इतनी बड़ी कलाकार स्लिप होकर एक बाथटब के अंदर डूब के मर सकती है। बड़ा ताज्जुब होता है। मैं आपको दुनिया का एग्जाम्पल दे रहा हूं। चलो, अभी तो मैंने इंडिया का दिया था, मुझे गूगल करके प्रोग्राम के बाद आप दिखाइएगा कि वर्ल्ड में कितनी लेडी या आदमी कभी बाथटब के अंदर डूब के मरे, तो मेरा भी ज्ञान बढ़ जाएगा। बढ़ा दीजिएगा मेरा ज्ञान। चलिए, इस कड़ी में इतना ही, और अगली कड़ी में और किसी बड़ी शख्सियत से फिर आपके साथ में होंगे रूबरू। सर, आप हमारे ऑफिस में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार रमेश जी।